चुनाव में बीजेपी की शानदार कामयाबी, और उस कामयाबी के बाद ये बात फिर से साबित हो गई है कि देश में मोदी लहर कायम है, बरकरार है। अब बड़ा सवाल यह है कि मोदी के विजय रथ को रोकने का सामर्थ्य आखिर है किसी में या फिर नहीं। क्या कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में होने वाले चुनाव में मोदी के इस रथ को रोक पाएगी? जो विरोधी हमारे कहते थे कुछ उपचुनाव को नतीजों को लेकर कि मोदी लहर समाप्त हो गई है, मोदी लहर आज भी सुनामी की तरह सबको ध्वस्त करने में सक्षम है। उपचुनाव में बीजेपी की छिटपुट हार से जिन्हें ये भ्रम होने लगा था कि मोदी लहर लोकसभा के साथ ही लौट गई है, उन्हें बीजेपी अध्यक्ष ने ये यकीन दिलाया है कि मोदी के सामर्थ्य का समंदर अभी लहरा रहा है। अब तो सवाल यह है कि मोदी लहर को रोकने वाला कौन है। अब तो नए राज्यों को फतह करने की हुंकार भरी जा रही है। आने वाले दिनों में दिल्ली की सरकार बनाएंगे, झारखंड की सरकार बनाएंगे, जम्मू कश्मीर की सरकार बनाएंगे और अगले साल बिहार की सरकार बनाएंगे। एक बड़े और दूसरे मझोले आकार के सूबे को साध लेने के बाद बीजेपी की नजरें उन राज्यों की ओर घूम गई हैं जहां चुनाव होने वाले हैं, और उन राज्यों में सबसे पहले दिल्ली का नंबर आता है। हरियाणा के चुनावी नतीजों से बम बीजेपी दिल्ली को भी अपने कब्जे में करने को बेताब है। उसे बस माकूल वक्त का इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक मौसम और मौका देखकर बीजेपी जनवरी में दिल्ली को चुनावी जंग में उतार देगी। दिल्ली के अलावा झारखंड उसकी निगाह में है। बाढ़ से बेहाल जम्मू कश्मीर का भी नंबर जल्द ही आएगा। अगले साल बीजेपी की सबसे बड़ी परीक्षा बिहार में होगी। बीजेपी किसी भी सूरत में बिहार विजय करना चाहेगी। ये बात और है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को मोदी लहर हुदहुद से ज्यादा नहीं दिखती। अब जैसे हुदहुद आया, वैसे ही दौर आता है और उस दौर से परेशान नहीं होना चाहिए। इस समय बीजेपी अपने बूते 5 सूबों की सत्ता चला रही है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गोवा में उसकी सरकार है। अब महाराष्ट्र और हरियाणा में भी सरकार बनने जा रही है, जबकि 2 राज्यों पंजाब और आंध्र प्रदेश में बीजेपी गठबंधन की सरकार चला रही है। जबकि कांग्रेस पार्टी की 8 राज्यों में अपनी सरकार है। इनमें कर्नाटक बड़ा राज्य है, बाकी अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य हैं। इनके अलावा जम्मू कश्मीर, झारखंड और केरल में गठबंधन की सरकारें हैं। कांग्रेस राजनीति का पर्यटन प्रवास कर रही है। उसके हाथों में उत्तर पूर्व के राज्य हैं। उत्तर भारत में वो हिमालय तक सिमट गई है, पश्चिम में वो पस्त है। गंगा का मैदान उसके हाथों से निकल चुका है। पूरा विंध्य और उसके पार वो सिर्फ कर्नाटक और केरल में बची है। बाकी पूरे दक्षिण में उसकी दुर्दशा है। ऐसे में सवाल उठता है कि करिश्माई नेताओं के अकाल और संगठन के घोर संकट वाले समय में कांग्रेस पार्टी मोदी के रथ को कैसे रोक पाएगी। आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। संबित पात्रा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन वर्मा जी, जो कि सांसद है राज्यसभा से जेडीयू की तरफ से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। चौधरी साहब सिंह जी, नेता समाजवादी पार्टी के जुड़ गए हैं। आशुतोष आम आदमी पार्टी के कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन जो सवाल आज हम आपसे पूछ रहे हैं, पहले वो सवाल आपको बता दें, क्योंकि आप इस बीच अपने SMS जरूर भेजिएगा। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बड़ी तस्वीर समझ में आएगी। क्या देश भर में मोदी की लहर है? 80 स्पेस Y अगर हाँ, 80 स्पेस N अगर ना, और भेज दीजिए इसे 52424 पर। हमें इंतजार रहेगा आपके SMS का। इस बीच यही सवाल मैं सबके पास ले जाना चाहती हूं, लेकिन संबित पात्रा जी को इतना अच्छा मौका मैं नहीं दूंगी, उनके साथ शुरुआत नहीं करूंगी। सबसे पहले मैं पवन वर्मा जी, एक बार आपसे शुरुआत करना चाहती हूं। नीतीश जी ने कहा है कि हुदहुद हैं नरेंद्र मोदी, क्या मतलब है उनका? और सीधा सवाल, क्या बीते 2 राज्यों के चुनावी नतीजों ने यह साबित कर दिया है कि मोदी लहर कायम है? देखिए, अमित शाह जी ने कहा था कि मोदी की लहर नहीं सुनामी है। अब लोकप्रियता की तुलना सुनामी से करना, मैं समझता हूं कि अप्रिय तुलना है, क्योंकि सुनामी तो आप जानती हैं बहुत ही विनाशक चीज होती है। खैर, मैं समझता हूं सबसे पहले मैं बीजेपी को, संबित जी को बधाई देना चाहता हूं। बीजेपी ने हरियाणा में पूर्ण बहुमत प्राप्त की है जी। महाराष्ट्र के जो परिणाम है उस पर हम
बीजेपी को भी सोचने की जरूरत है और पार्टियों की भी टिप्पणी वाजिब है। पर हरियाणा में तो कम से कम बीजेपी ने पूर्ण बहुत साफ, बहुत मोदी लहर कायम साफ है, तरीके से मोदी लहर कायम है। अब मेरा जवाब आपके सवाल का, मैं समझता हूं मोदी लहर नहीं है। हाँ, मोदी जी की अभी भी आम चुनाव के बाद बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की एक लोकप्रियता है। वो चुनाव से अभी 3-4 महीने ही की बात है। पर एक बात जरूर है, इस लोकप्रियता में आप देखेंगे दिन प्रतिदिन कुछ कमतियां भी आ रही है। अच्छा, ठीक है, मतलब बहुत नाप तोल कर आपने बोला है, कोशिश पूरी की है बैलेंस करके बोलने की, लेकिन फिर भी भविष्य के बारे में आप कह रहे हैं कि परिस्थिति बिगड़ेगी। अखिलेश प्रताप सिंह जी, मोदी लहर है जी, 4 से पहुंचे हैं पूर्ण बहुमत पर हरियाणा में, और महाराष्ट्र में भी आपने देखा है कहां से कहां पहुंचे। हाँ, मैं वही कह रहा था कि कहां से शुरू करूं मैं, लोकसभा चुनाव से लहर गिनना शुरू करूं कि उसके पहले 2 चुनाव हुए थे कर्नाटक हिमाचल के, वहां से उसको छोड़ दीजिए, लहर 2 है या नहीं करेंगे? सर, लहर 2 है या नहीं ये बताइए। ये वाले चुनाव का, बीते दिन के चुनाव का जिक्र करना है। महाराष्ट्र में भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। अभी इनके लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 3 राउंड के उपचुनाव भी हुए हैं कई दर्जन राज्यों में और कई दर्जन विधानसभा सीटों पे। हाँ। वहां पे उसका क्या लहर अगर आप गिनते तो नहीं गिनेंगे। देखिए, मार्केटिंग पैकेजिंग बहुत लंबा नहीं चलता है, वो एक पीरियड है, वो अभी थोड़ा बहुत चल रहा है। पॉलिसी डिसीजन लेना मेन होता है। पॉलिसी मेकर नहीं है मोदी जी, न्यूज मेकर हैं, लेकिन न्यूज मेकर लंबा सर्वाइव नहीं कर सकता है। जनता को निर्णय चाहिए, जनता को काम चाहिए, जनता को देश का प्रधानमंत्री चाहिए, न कि गुजरात का प्रधानमंत्री चाहिए। बीते दिन का नतीजा क्या बताता है? अखिलेश जी प्लीज, अखिलेश जी, ये सब तो आपसे कितनी बार सुन चुके हैं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या मोदी लहर कायम है? क्या हरियाणा के नतीजे और महाराष्ट्र के नतीजे? कैसे मैं लहर मान लूं? मोदी लहर की बात आप कर रही हैं, तो कहिए नहीं। तीन मैं तो वही गिना रहा हूं कि 3 राउंड के उपचुनाव हुए, क्या दिखा आपको? ठीक है, हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजे नहीं, उपचुनाव के नतीजे आपको महत्वपूर्ण लगे। कर्नाटक में मोदी जी ने मोर्चा संभाला था, ठीक है, ठीक है, और हिमाचल में भी मोर्चा संभाला था, और अभी जो 2 राज्य हुए हैं, एक में मेजॉरिटी मिली है, एक में लार्जेस्ट पार्टी है। तो ये कह देना कि लहर है पूरे देश में, जिसको जो चाहे वो कहे, लेकिन जनता समझ रही है, देख रही है। ठीक है, आप कह रहे हैं लहर नहीं है, उपचुनाव को देखो। और लहर किस आधार पे, कौन से निर्णय लिया उन्होंने? चौधरी साहब लौटूंगी सर आपके पास, लौटूंगी। ये केंद्र सरकार ने ऐसे कौन से निर्णय लिए कि जो बताया जाए कि देश हित में बड़े जनहित कल्याणकारी निर्णय है? एक निर्णय बता दें माननीय मोदी जी। ठीक है, अभी आएंगे आपके पास। चौधरी साहब, कि उस निर्णय के कारण जनता में बड़ा अच्छा मैसेज गया है। अभी तो जनता इंतजार कर रही है, उस इंतजार में जो कुछ मत मिल रहा है। अभी तो निर्णयों पर निर्णय होना शुरू होगा ना, तो निर्णय तो बताओ देश की जनता को क्या निर्णय करके दिया है। ठीक है, चौधरी साहब सिंह जी, समाजवादी पार्टी, क्या वो लहर, क्योंकि लोकसभा चुनाव हाँ बोलिए। देखिए, स्थिति यह है कि इस देश में, हमारे देश में नेगेटिव पॉलिटिक्स है। केंद्र में यूपीए की सरकार थी 10 साल तक, तो उसके खिलाफ जो है नरेंद्र मोदी जी को उसका लाभ मिल गया। अब महाराष्ट्र में 15 साल से सरकार थी और हरियाणा में 10 साल से कांग्रेस की सरकार थी, तो उन सरकारों में जो कमियां रही होंगी या जो गलतियां हुई होंगी तो उनका लाभ मिला है। हाँ। अब आप ये कहने लगे कि नरेंद्र मोदी की लहर है, तो नरेंद्र मोदी की कोई लहर नहीं है। आप भी लाभ से नरेंद्र मोदी जी ने, तो आप भी लाभ से, नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के दौरान लोगों को जो सपने दिखाए थे, इस देश के लोग भावुक हैं, भावुकता में जो है लोगों को जिस तरीके से लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ की है, उस समय बड़े मुद्दे थे। उस समय पाकिस्तान का मुद्दा था। पाकिस्तान उस दिन से लेकर आज तक रोजाना जो है सीमाओं पर हमला कर रहा है। उस समय चाइना का हमला था, चाइना रोजाना अतिक्रमण कर रहा है। उस समय महंगाई का मुद्दा था, उस समय बहुत सारे मुद्दे थे देश में, लेकिन जो है कोई नरेंद्र मोदी कोई मुद्दा इस देश में हल नहीं कर पा रहे हैं। कोई जो है ज्यादा बड़ी बड़ी बात करने से, देश के लोगों को गुमराह करके, देश के लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके कोई जो है देश में लहर या देश में कोई स्थायी राजनीति नहीं बन सकती है। संबित पात्रा जी जवाब दीजिए। बहुमत आए हैं, ठीक है, ठीक है, आपने बहुत बहुमत देखे इस देश। मेरा मन है आपसे पूछूं कि आप भी क्या लाभ फैक्टर से जीते थे, 12 लेकिन विधानसभा सीटों में से हमने 9 सीट जीती हैं। अरे सर, तो सबसे हमने बहुत देखे, इनके बहुत बहुमत देखे हैं, तो इस गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। जनता बहुमत बिगाड़ने में, बनाने में देर नहीं करती है। तो ये गलतफहमी में न रहे। मोदी जी की कोई लहर नहीं है, कोई लहर नहीं है देश में मोदी की। नहीं है बाबा, नहीं है, कोई लहर नहीं है। शांत हो जाइए, उत्तर तो दे दूं।
देखिए अंजना जी, वो एक हिंदी पिक्चर था, मैं रोऊं या हंसूं, मेरे को ऐसा ही लग रहा है मैं रोऊं या हंसूं। जो लोग बेचारे लहर में डूब गए हैं उनके लिए रोऊं, या जो लहर देख नहीं पा रहे हैं उनके लिए हंसूं? हाँ, मैं रो ही लेता हूँ। आप शांत हो जाइए, बैठ जाइए, मेरे को रोते हुए देखिए। आप रोइए आराम से, रोइए। अंजना जी, एक सेकेंड, लहर कौन देख सकता है अंजना जी? लहर वही देख सकता है जो किनारे में खड़ा है। जो डूब गया है उसको आप पूछ रही है कि लहर कहाँ है? अरे जो डूब गया है उसे लहर दिखेगा नहीं, क्योंकि लहर उसके ऊपर होगा, पानी के अंदर है वो। तो जो लोग से आप पूछ रहे हैं कि लहर कहाँ है, लहर कहाँ है, वो बोल रहे लहर तो है ही नहीं। कैसे होगा? वो तो पानी के नीचे पड़े हुए हैं। जब किनारे में खड़े थे 2014 में, तब वो लहर देख रहे थे, तब वो बोल रहे थे लहर नहीं है, और उसका अंजाम ये हुआ कि डूब गए। अब तो लहर स्वाभाविक रूप से दिखेगा नहीं, डूब चुके हैं। दूसरा विषय है, अभी कोई महाशय मेरे मित्र बोल रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी के कारण ये सब कुछ हो गया है। मोदी जी कौन है? हाँ, मैं देख नहीं पा रहा हूं टीवी। वो बता रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी के कारण ऐसे हुआ है। और मोदी जी कौन है? मोदी जी थोड़े जिताए हैं। मैं उनका उत्तर दे दूं। जब ये चुनाव हो रहा था तब ये पूछ रहे थे, अच्छा ये मोदी जी की अग्नि परीक्षा है, अब देखते हैं मोदी जी एग्जामिनेशन पास करेंगे या एग्जामिनेशन फेल हो जाएंगे। अब जब मोदी जी फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हो गए हैं तो वो बोल रहे कौन मोदी जी, ये तो एंटी इनकम्बेंसी था। तो इस प्रकार के दोहरे चरित्र रख रहे हैं आप लोग, ये आपका हार का कारण बन रहा है। आप जितनी जोर जोर से नेशनल टेलीविजन में बोलेंगे मोदी कोई नहीं है, मोदी जी उतनी बड़ी सुनामी बन के आपके ऊपर आएंगे। जहां तक जेडीयू का सवाल है, देखिए पवन वर्मा जी बहुत पढ़े लिखे और बहुत ही संभ्रांत व्यक्ति है, उनके खिलाफ मैं कभी नहीं कहूंगा, वो बहुत बैलेंस्ड वे में चलते हैं। मगर जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी अभी मोदी जी के लिए कह रहे थे, मैं नीतीश जी को इतना कहूंगा कि मोदी वेव के कारण, सुनामी के कारण, हुडहुड के कारण ही वो जेडीयू अर्थात जाओ ढूंढो उसे पार्टी बन गए हैं। उनको ढूंढना पड़ता है कि है कहां वो पार्टी आजकल। वो इस प्रकार से बोले तो मुझे लगता है हमें सुनना भी नहीं चाहिए। कौन आखिर रोक सकता है मोदी के विजय रथ को? यही सवाल अब मैं आप तीनों से पूछना चाहती हूँ। लेकिन पवन वर्मा जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, सुनामी बोलिए या हुडहुड बोलिए, राजीव प्रताप रूडी तो सीना ठोक के कह रहे हैं कि अब हम बिहार में भी अगले साल अपनी सरकार बनाएंगे, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हर जगह अब हम फतेह करेंगे। ऐसा है कि संवित जी अनुभवी प्रवक्ता हैं और डॉक्टर भी हैं, तो डायग्नोसिस तो अच्छी ही करते हैं। तो मैं 2-3 बातें उनसे कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि राजनीति में जो भी है वो जानता है कि एंटी इनकम्बेंसी का एक असर होता है। और जो बात कही कि 10 साल से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, 15 साल से महाराष्ट्र में गैर बीजेपी सरकार थी, उसका एंटी इनकम्बेंसी का फायदा जरूर बीजेपी को मिला है। अच्छा, आखिरकार 10 साल यूपीए की सरकार का फायदा भी नरेंद्र मोदी ने बड़े कारगर ढंग से बहुत पैसे और सामग्री के साथ कैंपेन चला करके उनको भी उसका फायदा हुआ। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरी बात, ठीक है, तो कोई ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। दूसरी बात जहां तक बिहार की बात है, मैं उनको आश्वस्त कर दूं कि पार्टी बुलंद है, नीतीश कुमार की लोकप्रियता पे अभी कोई असर नहीं पड़ा है, और इसका चुनौती और उसका कसौटी होगी अगले साल जब चुनाव होंगे, आप खुद देख लेंगे। राजनीति इज अ डायनामिक इंस्ट्रूमेंट। वहां लोग कोई स्थगित नहीं खड़े रह जाते कि राजनीति में एक आदमी की एक लहर चलती जाए और लोग बैठे रहें। वहां पे अब जो गैर बीजेपी ऑपोजिशन है उसने यूनिटी दिखाई। आपने अंजना जी, अगर लहर होती तो इस तरह की बहुमत आम चुनाव में पाने के बाद आप उत्तराखंड के नतीजे देखिए, आप राजस्थान के नतीजे उपचुनाव के देखिए, आप बिहार के उपचुनाव के देखिए नतीजे। तो लहर के बाद ऐसा नहीं होता है। हाँ, मैं जरूर मानता हूँ हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ है। हरियाणा में 10 साल का इनकम्बेंसी थी बीजेपी। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों में माना जा रहा है डबल धमाका रहा है मोदी का। स्पष्ट बहुमत महाराष्ट्र में नहीं, लेकिन उसके करीब इधर हरियाणा में जबरदस्त तरीके का प्रदर्शन बीजेपी का रहा है। अब बीजेपी की तरफ से राजीव प्रताप रूडी कहते हैं कि झारखंड और जम्मू कश्मीर हो, बिहार तक में अगले साल बनाएंगे हम अपनी सरकार। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष के नाम पर इस देश में अब है क्या विकल्प है जनता के पास? और इसीलिए अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपके पास आते हुए मैं ये सवाल पूछना चाहती हूं आपसे कि आप लोगों ने तो राहुल गांधी को हर जगह पर आजमा लिया। हालांकि महाराष्ट्र में शायद डर भी गए थे कुछ हद तक उनका इस्तेमाल करने में, बहुत कम रैलियां की उन्होंने। सवाल यह है
कि सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी कहकर अगर आप इसको हटा रहे हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी को यह एहसास भी है कि विकल्प के रूप में आपने इस देश के पास कुछ छोड़ा ही नहीं है? ये तो आपको जानने के लिए देश का इतिहास याद करना पड़ेगा, आजादी के बाद का इतिहास। कांग्रेस समंदर है, अंजना जी न भूलें। कुछ टीले टापू अगर उभर के सामने कभी आ जाएं तो ये नहीं कि समंदर कांग्रेस रूपी समंदर को कुछ चैलेंज कर रहा है। बहुत बार हम लोग हारे हैं और ये लोग कभी दोबारा दिखे नहीं है। और जो बात आप कह रही हैं, मैंने इसके पहले एक सवाल किया था कि 5-6 महीने में कौन से ऐसे कदम उठाए हैं जिसपे बीजेपी इतराए या जनता संतोष करे। चाय की दुकान का जिक्र किया, वहां से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक ये कह रही है इस सरकार से, गंगा सफाई हो या काला धन का मैटर हो, कि सरकार गंभीर क्यों नहीं है। निर्णय करना कब शुरू करेगी, काम करना कब शुरू करेगी, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये देश का सर्वोच्च अदालत कह रहा है। और चाय की दुकान वाला भी पूछ रहा है, चाय की दुकान पे बैठे लोग पूछ रहे हैं कि ये सरकार निर्णय कब लेना शुरू करेगी, अपने वादों पे अमल कब शुरू करेगी। संबित पात्रा जी जवाब तो दीजिए। बता रहे हैं कि क्योंकि मोदी जी और मोदी जी के रैलियों के, क्योंकि बीते दिन भी आपको याद दिला दे, कैराना सीट उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ है, बाई इलेक्शन, जहां पर समाजवादी पार्टी जीती है। तो जहां जहां मोदी जी एक व्यक्ति जाकर रैली करेगा, वोट बटोरेगा, उनके नाम पर लोग आएंगे, वोट देंगे, बस यही है बीजेपी की सीमा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो उपचुनावों को धो धो के कांग्रेस पानी पी रही है, तो मैं खुश हूं, इनको उपचुनाव में ही खुश रहने दीजिए। मुझे लगता है आने वाले 100 वर्षों तक ये इसी उपचुनाव का ही उदाहरण देने लायक रहेंगे और कोई उदाहरण इनके पास शेष रहेगा नहीं। अच्छी बात है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, अभी बार बार जो कांग्रेस ये कह रही है कि हमने कुछ काम नहीं किया, काला धन ऐसा नहीं किया, मोदी जी सब कुछ जाके केवल मोदी जी कर रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं आपके पास भी तो अमोघ अस्त्र है। राहुल गांधी जी का छोड़ दीजिए ना उनको, पूरा हम लोग सब हताश हो जाएंगे और पूरा आपका लहर चलेगा। और हम तो मान रहे हैं कि राहुल जी इज अ नेशनल एसेट, वो राष्ट्र के एक संपदा है, बहुत विराट संपदा है। इस बात से तो मैं राजी रखता हूं। अखिलेश जी मेरे बड़े भाई हैं, बिल्कुल सच कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक अमोघ शक्ति है, वो देश की बहुत बड़ी संपत्ति है। हम उनकी बात से सहमत हैं। इस्तेमाल करें इस अमोघ अस्त्र का। इस अमोघ अस्त्र का इस्तेमाल करने से हमने थोड़ी रोका है। नरेंद्र मोदी जी अगर हमारे एसेट हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे लीडर हमारे लिए कैंपेन करेंगे, नहीं तो किसके लिए कैंपेन करेंगे? राहुल जी उनके लिए करें, क्यों नहीं कर रहे हैं? अंजना, हाँ जवाब दीजिए। हाँ, 3 राउंड हो गए, बातें जवाब इधर उधर की आ रही हैं। ये नहीं बता पा रही है बीजेपी की हम मोदी जी के किस कर्म से, किस कदम से, किस डिसीजन से इतराएं, किस पे हम गर्व करें कि ये हमारी सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसको आगे चल के इस देश को ये लाभ मिलने वाला है ही नहीं है। 6 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, मैं यही तो कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट तक की टिप्पणियों पे पलटवार कर रहे हैं हम, इनके केंद्रीय मंत्री। यही जब सुप्रीम कोर्ट दूसरे समय पे टिप्पणियां करती थी तो उसका लोग बीन बजाते थे, कहते थे कि क्या टिप्पणी की है सरकार के ऊपर। हाँ, और अब सुप्रीम कोर्ट को नसीहत दिया जा रहा है कि न्यायपालिका अपने हद में रहे। जवाब ये है दीजिए, जल्दी से, बहस आगे ले जाना, जल्दी से। हाँ, देखिए अंजना जी, मुझे अखिलेश जी को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। कल ही 19 तारीख को ही जनता ने उत्तर दिया है, हरियाणा में सुपड़ा साफ करके और महाराष्ट्र में इनको समाप्त करके। मैं क्यों देखिए, ये अट्टहास मत मारिए, हार के पश्चात ऐसा अट्टहास शोभा नहीं देगा। अखिलेश जी ऐसा अट्टहास लंका में लगा था, रावण का क्या हुआ, ऐसा अट्टहास मत मारिए। ये अट्टहास ठीक नहीं। हार के बाद पहली बार मैं हार के बाद अट्टहास मारते हुए आप पॉइंटलेस। अरे मैं अखिलेश जी आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, हारने के बाद इस प्रकार का अट्टहास उचित नहीं है। मैं पहली बार देख रहा हूं कि हार के पश्चात भी अट्टहास हो सकता है। जीत पे मत जाइए, अपनी विश्वसनीयता पे जाइए। नहीं जाऊं, डिबेट ही उस पे हो रहा है। एक करके प्लीज जवाब दीजिए। आगे ले चलिए। मुझे हार को इतराते हुए पहली बार मैंने देखा है। हार को इतराते हुए पहली बार मैंने देखा है। इतराइए और इतराइए, तभी तो हम कह रहे हैं कि हम झारखंड में सभी जगह अंग्रेजों को देखा जिसकी हुकूमत में सूरज अस्त नहीं होता था। हंसिए और हंसिए। पवन जी नहीं हंसिए। और कहा ना, हम लोग तो अंग्रेजों को भी देखे जिनकी हुकूमत में सूरज अस्त नहीं होता था। आप कहाँ हैं अभी? नहीं, कौन? राहुल गांधी जी लड़ रहे थे अंग्रेजों से के लिए, जनता के लिए डिसीजन बताएं।
माननीय मोदी जी के कोई निर्णय बताओ, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि जनता ने आपको अवसर दिया। अखिलेश जी, लोकतंत्र यही है, जनता अवसर जानना जरा मैं भी चाहती है। बोलूं। ये जो अंग्रेज आप कोई बोलते लोकतंत्र रहते बोलते हैं, हैं। क्या राहुल गांधी जी लड़ रहे थे क्या अखिलेश जी निर्णय अंग्रेजों के करके देश खिलाफ? की जनता को दिखावे। अंजना पवन जी, बेचारे निभाएं। पवन जी आप निर्णय जल्दी से बता आप नहीं बोलना पा शुरू रहे हैं। करें। संबित जी, अखिलेश जी प्लीज, पवन जी बोले। हाँ हाँ, मैं शांत हूँ। अंजना जी, बात ऐसी है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, देश के हित की बात है। और इस बात पे तो मैं समझता हूँ संबित जी भी मेरे साथ सहमत होंगे कि आपको आवाज आ रही है। हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए। हाँ आम चुनाव के समय हाँ अपार वादे किए थे बीजेपी ने, और इन वादों को कार्यान्वित करने में कुछ विलंब ही नहीं, मैं समझता हूं कि नजरअंदाजी अलग ही हुई है। अच्छा। तो इसलिए जनता में अब एक बार फिर से एक सवाल उभर के आया है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी पे जो विश्वास उन्होंने आम चुनाव पे दिखाया था, उसके परिणाम उनके लिए क्या निकले? नहीं तो हरियाणा वाले नतीजे मैं क्या कह रहे अखिलेश हैं? जी के बाद से इस बात हरियाणा के नतीजे क्या कह रहे हैं? कि मैं हरियाणा के लिए कह रहा हूं कि मैंने बधाई दी है बीजेपी को। हाँ। 10 साल तक वहां आज तक कांग्रेस की सरकार थी, इसका मतलब ये तो नहीं कि बीजेपी की कोई हैसियत नहीं थी। 10 साल के बाद बीजेपी की सरकार आई है, पर हरियाणा की विजय देश भर की लहर में नहीं बदल सकती है। अच्छा। आपने अभी तो उपचुनाव देखे हैं, हाँ। बिहार में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, जहां इतने जल्दी आम चुनाव के बाद बीजेपी परास्त हुई है। हाँ। तो इसलिए ये जो शब्द आजकल जर्नलिज्म में इस्तेमाल होते हैं, हाँ। लहर, हाँ। सुनामी, हाँ। ये इन सब चीजों से थोड़ा हमें परहेज रखना चाहिए। और एक संगीत, तो नीतीश बाबू को परहेज क्यों नहीं सिखा देते पवन वर्मा जी? वो भी तो हुदहुद कह रहे हैं। क्योंकि वो तो उसका जवाब दे रहे थे, क्योंकि अमित शाह ने आज कहा कि सुनामी है, तो इसलिए उन्होंने उसका जवाब दिया। नीतीश जी अपनी भाषा पे बहुत संयम रखते हैं। आपने कहा राजनीति एक बड़ी संजीदा चीज है। बिल्कुल। सिर्फ आरोप लगाने से बात नहीं बनती है। हाँ। जमीन पे काम करना पड़ता है राजनीति में। बिल्कुल। और वो समय के साथ लोग परखेंगे। और ये सिर्फ नेता, आपने कहा कि ये नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी की बात नहीं है, लेकिन नेता की बात है, नेतृत्व की बात है, देश किस पर भरोसा करे, किधर देखे, इसकी बात है। और शायद इसीलिए मामला उधर एक तरह से झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन रोकेगा मोदी रथ, ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। और इसके साथ ये पूछ रहे हैं कि आप बीजेपी की लहर अभी भी कायम है? 2 राज्यों के चुनावी नतीजे क्या कहते हैं? और इसीलिए अब आपके पास आते हुए चौधरी साहब सिंह जी, ये जो एंटी इनकम्बेंसी वाला फॉर्मूला बता रहे हैं, समझा रहे हैं पवन वर्मा जी, तो ये मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन राज्यों में तो नहीं चला। तो फिर क्या ये स्वीकारना पड़ेगा कि जिस तरह की धूमिल छवि आपकी पार्टी की भी इस वक्त उत्तर प्रदेश में या कांग्रेस की पूरे देश में बन गई है, उसी का खामियाजा है कि अब बीजेपी ही बीजेपी है? अंजना जी, समाजवादी पार्टी की छवि बिल्कुल धूमिल नहीं है। समाजवादी पार्टी की छवि का आंकलन अभी जो बाई इलेक्शन हुए हैं, जो 12 सीट जो है खाली हुई थी बीजेपी से, उनमें से 12 में से हमने 9 सीट जीती है। हाँ। इससे बड़ा और जो है पार्टी की और सरकार की क्षमता का इससे बढ़िया, इससे अच्छा और आंकलन क्या हो सकता है कि जनता ने सरकार के काम को, सरकार की नीतियों को, सरकार जो जनता के हित में फैसले कर रही है, जनता ने उन्हें सपोर्ट किया है। ये 12 की 12 सीट बीजेपी की थी, 12 में से 9 सीट जीती हैं, तो इससे बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है? जहां तक सवाल इस बात का, इनकम्बेंसी का, तो ये बिल्कुल सही बात है कि मोदी जी, देखिए जो है, मोदी जी को बहुत अच्छी मार्केटिंग मोदी जी ने की है। इस देश में बहुत अच्छा इन्होंने जो है वातावरण जो है मार्केटिंग करके इस देश की अखिलेश जी को मार्केटिंग से किसने रोका हुआ है? देश की जनता भावुक है, उसका इन्होंने पूरा प्रयोग किया है। अब धीरे धीरे 4 महीने हुए, अभी इतना खुश होने की बात नहीं है। संबित पात्रा जी हंस रहे हैं। इन्हें बिना मुद्दे के, बिना विषय के ज्यादा बात करने की आदत है, तो ज्यादा खुश होने की बात नहीं है। हाँ। हमने जो है अंजना जी, इस देश में बहुत बड़े बहुमत देखे हैं। इसमें जो है अभी कुछ समय और इंतजार करिए। ये ठीक बात है कि चलिए अभी 4 महीने की कमी है। मैं चाहती हूँ सबसे जल्दी बात करनी है मुझे। सिंह साहब आपको रोक रही हूँ, सिंह साहब आपको रोक रही हूँ, क्योंकि जल्दी सबसे एक रिएक्शन में लेना चाहती हूँ। इंतजार करिए, आप देखिए क्या होता है। हाँ, वक्त बहुत कम होता है बुलेटिन में। अखिलेश जी, कांग्रेस पार्टी को एहसास भी है कितने सीमित हो गए हैं। महाराष्ट्र जैसे राज्य में जो कि गढ़ था कांग्रेस का, वहां से भी सफाया हो गया है। आने वाले जो राज्य है, एक राज्य आप गिना दीजिए जहां पर आप आश्वस्त हो, या फिर
किसी भी चुनाव के बारे में आप बता दीजिए कि कांग्रेस पार्टी आश्वस्त हो कि यहां पर राहुल गांधी गए तो हम बस जीत ही जाएंगे। एक राज्य। देखिए, बार बार राहुल जी का नाम लेना का मतलब, अरे सर, आपके नेता वो हैं तो नहीं, ये सवाल नहीं पूछे। सवाल क्या सुन ले, राहुल गांधी के सवाल से क्यों परेशान होते हैं? नहीं, आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। हर बात में राहुल गांधी का खौफ क्यों उनको याद? क्योंकि उन्हें पता है कि यही वो विश्वसनीय नाम है कि जो ये छल कपट की राजनीति करने वालों को किनारे कर देगा। और एक बात आप भी स्वीकार रही हैं, बार बार कह रही हैं, ठीक है, कि अब भाजपा रूपी राजनीतिक दल नहीं है, मोदी रूपी एक व्यक्तिवादी पार्टी है। ठीक है, आज उसी का अस्तित्व है, लेकिन वो मैंने फिर कह रहा हूं कि बहुत दिनों तक काठ की हाड़ी नहीं चढ़ेगी। ठीक है, संबित जी जल्दी से जवाब, जल्दी आपने जो वादे किए हैं, संबित जी जल्दी से, वक्त की कमी है, पवन जी से भी लेना छोटा सा करने का वक्त गुजरता जा रहा है। आप फिर देखिए अखिलेश जी शांत हो जाइए। हाँ, शांत हो, समझ गया। अंजना जी, मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़ के महाराष्ट्र, हरियाणा और भारत की जनता का जो है अट्टहास बंद कर दीजिए, प्लीज अट्टहास बंद कर दीजिए। मैं नहीं बोल पाता हूँ, मैं बहुत डरता हूँ राहुल जी से, मुझे बोलने दीजिए, डर के बोलने दीजिए प्लीज, डर के बोलने दीजिए मुझे डर के, हाँ मुझे डर के बोलने दीजिए। अखिलेश जी ने डर के तो बोलने दीजिए, राहुल जी से डर के राजनीति में इतना बुरा नहीं मानना चाहिए लोकतंत्र में हार जीत को। संबित, ओहो अखिलेश जी, बचपना छोड़ दीजिए, आप बड़े बहुत कम है, भाई दोनों की आवाज धीरे करें तो पवन जी जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क आपकी तरफ से 2 लाइन में। हेलो, कंक्लूडिंग रिमार्क पूछ रही कुछ? बिल्कुल। बिहार में बनेगी सरकार, ये बीजेपी आश्वस्त है, और नेता नेतृत्व का संकट जहां तक बिहार की बात है, बहुत संक्षिप्त में सुन लीजिए। बिहार की बात बहुत संक्षिप्त में मैं कहना चाहता हूं। बिहार के लोगों ने बीजेपी के लिए वोट किया था आम चुनाव में। उनको आज ये महसूस हो रहा है कि उनके मत का बीजेपी ने फायदा उठाया और बिहार के हित का उन्होंने हित के लिए कुछ काम नहीं किया। चलिए नीतीश कुमार ये कहना चाह रहे हैं कि हुदूद हैं, बर्बादी आने वाले वक्त में आएगी, अभी तो अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी कहती है कि ये बर्बादी अन्य पार्टियों के लिए है। आप देखते रहिए आज तक। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।